और इसका भुगतान कैसे जमींदार वार्षिक आधार पर करता था। आपको मैं बताया था एगेन्यू जमींदारों से संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए इकरारनामा करवाता था। स्पष्ट होना चाहिए जमींदारों का साथ जो भी लेन देन है शपथ पत्र में, ताकि बाद में कोई ऐसा दावा आपत्ति ना कर सके, नहीं कम ज़्यादा इस टाइप का। तो एगेन्यू स्टार्ट किया था इकरारनामा लेने, तो यही है। तो जमींदारी क्षेत्र जमींदारों के अधीन होता था, ठीक, और जमींदार डायरेक्ट से क्या है कर का भुगतान करता था। और तीसरा है ताहुतदारी व्यवस्था। ये क्या है, नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले ताहुतदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था, बताओ कोई। जाके रिपोर्ट कर रखते जी, आपको बहुत गंभीर समस्या है मानी। कौन प्रारंभ किया था जी ताहुतदारी व्यवस्था, सैंडिस। ताहुतदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था, सैंडिस किया था। इसके तहत क्या था, जो बंजर भूमि, ऊसर या त्याज्य भूमि होता था उसको क्या स्थानीय प्रभावशील लोगों के माध्यम से इसको उपजाऊ भूमि में बदला जाता था। यही है ताहुतदारी व्यवस्था। तो ताहुतदारी व्यवस्था के तहत कहां कहां ये प्रारंभ किया गया था, सैंडिस के द्वारा लोरमी 1826, डेट याद रखने में, और तरेंगा 1828, लोरमी और तरेंगा, ठीक है। उसके बाद और कब किया गया था, रघुजी तृतीय, पुनः मराठा शासनकाल के दौरान, पुनः मराठा शासनकाल के दौरान, पुनः मराठा शासन के समय कौन कौन सा, सिरपुर 1843 और लवन 1848। सिरपुर 1843, लवन 1848। और एक कौन किया था, चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट कब, 3 जगह किया था ये, 1858 में सिहावा, संजारी और बालोद, अरे सॉरी खल्लारी, सिहावा, संजारी और खल्लारी, सिहावा, संजारी और खल्लारी, ये 3 जगह क्या है, ये सब ताहुतदारी व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था, चार्ल्स इलियट। हुआ इतना, आगे बढ़ूंगा, मिटा दूं, अरे सब पूरा बुक में दिया हुआ है। मेन आपको याद रखना है, सबसे पहले सैंडिस स्टार्ट किया था ताहुतदारी व्यवस्था, जिसके तहत लोरमी और तरेंगा 1826, तरेंगा 1828। पुनः मराठा शासनकाल मतलब रघुजी तृतीय के समय सिरपुर और लवन, सिरपुर 43, लवन 48, और चार्ल्स इलियट 1858 में सिहावा, संजारी और खल्लारी। इतना हो गया। अरे लीज में आजकल जमीन मिलता नहीं है जी, वैसे ही समझो और क्या। कोई भी बंजर भूमि पड़ा है उसको किसान दे देता है, सरकार दे देता है औने पौने मतलब रेट में। उससे क्या होता है, जो भी लेता है फिर वो उसको क्या है उपजाऊ भूमि में उसको थोड़ा सुधार करके उसको खेती योग्य बनाता है। और एक करार रहता है कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, जैसे 20-25 साल होता है फिर वो सरकार के अंडर में आ जाता है। तो सरकार को कुछ करना नहीं पड़ता है, और क्या है उसका जो बिगड़ा हुआ जमीन है वो क्या हो जाता है, अच्छी स्थिति में आ जाता है।
ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर समझना है तो आप यहाँ से निकल जाना लवन से, लवन बोल रहा हूँ, अरे लटुआ से निकल जाना आगे, उधर का भूमि देखना कैसा है। तो उसको अगर सरकार को कुछ अच्छा करना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो पत्थर वाला है तो कैसे करेगा? सरकार ऐसी करता है, दे देता है 20 साल 25 साल के लिए, चलो यही है। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है आय के मद, आय के मद या स्रोत, आय के मद या स्रोत। तो मराठा काल में आप लोग को पता है आय के बहुत सारे सोर्स थे, तो इन सब में जो भी चेंजेस करते हुए, सुधार करते हुए अंग्रेज लोग केवल 4 कर लेते थे। तो क्या अंग्रेज लोग भू राजस्व को अपने पास रखे? क्या अंग्रेज लोग भू राजस्व को अपने पास रखे? तो भू राजस्व कर, टी से पंडरी कर, भू राजस्व कर, पंडरी कर, ए से आ जाएगा क्या? आबकारी कर, यही है ना, और स से शायर कर। भू राजस्व कर, पंडरी कर, शायर कर, आबकारी कर। इतना हुआ, आगे बढ़ूं। तिसाला बंदोबस्त, ठीक, चार्ल्स सी इलियट के बारे में बताया था। चार्ल्स सी इलियट 1854 से लेके 62 तक रहता है। तब 1854 से लेके 62 तक रहता है यहाँ डिप्टी कमिश्नर। तो यही चार्ल्स सी इलियट क्या करता है? तिसाला बंदोबस्त लागू करता है। अब तिसाला बंदोबस्त मतलब क्या है? नाम में समझ आ रहा है, तिसाला मतलब 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए 2 बार, और एक जो रहेगा वो 2 ही साल के लिए रहेगा। ठीक है, 3 3 6, तो कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ना थे तो 62 तक ही था ना। तो इस तरीके से तिसाला बंदोबस्त कौन लागू करता है बोलेंगे तो चार्ल्स सी इलियट। कब से कब तक? तो 54 से लेके 62 तक। इतना समझ आ गया? तिसाला बंदोबस्त। अरे ये सब भू राजस्व लेने का ये सब तरीका है, 3-3 साल के लिए से करारनामा होता है। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे, जो भी क्या रेखा देना या फिर क्या ठेका देना, क्या अधिया देना बोलते हैं ना, तो कैसे देते हो? 1 साल के लिए देते होंगे, या फिर 5 साल के लिए देते हैं, या 3 साल के लिए, ऐसे ही तो देते हो। इतना हो गया। तो तिसाला बंदोबस्त में यही याद रखना है। तिसाला बंदोबस्त कौन लागू किया था? चार्ल्स सी इलियट 1854 से लेके 62 तक। ठीक है, 3-3 साल करके 2 बार, और जब नेक्स्ट तीसरा बार ये आता है तो 62 में तो कुछ ही नहीं रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है नवीन बंदोबस्त। नवीन बंदोबस्त 1862 में। नवीन बंदोबस्त 1862 में। ठीक, रायपुर जेल कब बना था जी? हाँ, वो देखे हो? वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, वो देखे भी नहीं, देखो जाके नहीं देखे होगी। हाँ, नहीं मिला? एक बार और कल ढूंढ के आना। ठीक है, मैं तो बता दूंगा अभी, लेकिन नहीं बताऊंगा। मेरे पता है डेट, ऐसा मत समझने कि नहीं पता है तो पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, मेरे को पता है। अरे जाके थोड़ा सर्च करो जी, मेहनत करो ना। दिन भर तो मोबाइल चलाते हो, ऐसा तो नहीं है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई पर्सन होगा जो बिना 1 घंटा मोबाइल को एक बार स्क्रीन नहीं देखता होगा। मैं मान नहीं सकता।
मैं भी उसी श्रेणी में आ जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, तो कम से कम एक बार थोड़ा सर्च किया करो ना भाई, एक बार देखना कब है, मेरे बताना। हाँ यही है, ठीक है, यही है, लिखा है 1862। ठीक, तो नवीन बंदोबस्त, तो नवीन बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1862। इसी नवीन बंदोबस्त व्यवस्था के तहत क्या हुआ, जो ग्राम के प्रमुख गौटिया, इसको अब किस नाम से जाने लगा? मालगुजार के नाम से। इसके नाम से जाने लगा मालगुजार। ये आपको पूछ सकता है, ये पूछा हुआ है। ठीक, तो गौटिया को क्या मालगुजार कहा जाने लगा, और इनके भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू की गई, और इनके भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो मेन आपसे पूछेगा यही, गौटिया को क्या कहा जाता था? मालगुजार। ठीक, 1862 नवीन बंदोबस्त के तहत। और इसी नवीन बंदोबस्त में क्या डिसाइड किया गया कि ऐसे किसान जो किसी भूमि पर 12 वर्ष से काबिज हैं, उनको क्या है, उस भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। 1862 नवीन बंदोबस्त, इसके तहत जो गांव का प्रमुख गौटिया होता था उसको मालगुजार कहा जाने लगा, और उनके लिए मालगुजारी व्यवस्था बंदोबस्त लागू की गई। और दूसरा 1862 दो आ रहा है लास्ट में, तो दो ही की पॉइंट है। पहला गौटिया मालगुजार, और दूसरा ऐसे किसान जो किसी भूमि पर 12 वर्ष या उससे अधिक समय से काबिज थे, उसको उसका मालिकाना हक दिया गया। ठीक, इतना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल ये क्या है? दस्तूर उल अमल, दस्तूर उल अमल, ठीक है, ये क्या है? राजस्व संबंधी मामलों के निदान के लिए एक नियमावली। आज भी अगर कहीं भी जाओगे तो हर विभाग में जाओगे तो सबका एक नियम कानून होता है। अगर आप जाओगे, मान चलो पटवारी के पास कोई काम करवाने, तो पटवारी के पास उसका अधिकार, उस नियम होता है ना, उसी नियम के दायरे में ही तो काम करता है, उसके बाहर तो नहीं करेगा। कोई भी ऑफिस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, स्वास्थ्य विभाग में जाओगे तो स्वास्थ्य विभाग का भी पूरा नियमावली रहता है। ठीक है, हर विभाग का अपना नियमावली रहता है। तो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब नियम से बंधे होते हैं। ठीक है, कोई स्वतंत्र नहीं होता। तो दस्तूर उल अमल, तो दस्तूर उल अमल क्या था? जो राजस्व संबंधी जो भी समस्याओं के निदान के लिए बनाया गया नियमावली था। इतना समझ आ गया दस्तूर उल अमल क्या कहलाता था? ठीक है, दस्तूर उल अमल क्या था? जो राजस्व संबंधी जो भी समस्या है उनके निदान करने के लिए एक नियमावली थी। ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? यही है, एक बार फिर बता देता हूँ। तीसाला व्यवस्था या तीसाला बंदोबस्त कौन लागू किया था? चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट 1854 से 1862 तक था। तो 3-3 साल करके 2 बार हो जाएगा 60 तक। उसके बाद तीसरा आता है तो 60 से 63 होना था, लेकिन 62 में चले जाएगा। तो इस तरीके से 2 बार 3-3 साल और 1 बार 2 साल तीसाला बंदोबस्त हो गया। उसके बाद नवीन बंदोबस्त कब लागू होता है? 1862, जिसमें क्या किया गया? जो गौटिया रहता है, ग्राम प्रमुख गौटिया, उसको क्या है, मालगुजार के नाम से जाने लगा, और उनके भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। और दूसरा, ऐसे किसान जो किसी भूमि पर 12 वर्ष या उससे अधिक काबिज थे, उनको क्या है, मालिकाना हक प्रदान किया गया। और ये भू राजस्व के क्षेत्र में दस्तूर उल अमल बनाया गया। ठीक है, ये क्या था? एक नियमावली था जो भू राजस्व से संबंधित कोई भी समस्या होता उनके निदान करने के लिए। इतना समझ आया? आया कि नहीं आया? इतना को देखो एक बार।
हो गया? हो गया होगा तो बताएंगे मेरे को। पूरा फैक्चुअल डाटा है, लिख लिख के देखना है और बार बार रिवीजन करना है। हो गया? चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो समय समय पर क्या है, सरकार आप लोगों को पता है वर्तमान में भू राजस्व को लेकर नया नया नियम बनाते रहता है। जब जैसे अभी वर्तमान में लेटेस्ट क्या चल रहा है बताओ, राजस्व विभाग में लेटेस्ट सरकार क्या डिसीजन लिया? राजस्व के क्षेत्र में अभी सरकार बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया बताओ? जितना सुशासन त्योहार मनाया उस महीना भर क्या देखिए उसमें कुछ तो सीखने को मिलना चाहिए। रजिस्ट्री वाला प्रक्रिया, ठीक है। पहले क्या होता था, जो भी खरीदी बिक्री होता था उसके बाद नाम ट्रांसफर के लिए फिर किसके पास आओ, अलग से कराओ। अब तुरंत खरीदी बिक्री होगा, तुरंत फिर क्या है, नाम भी ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सब जो भी अधिकार पहले किसको था, तहसीलदार के पास था, अब उसको सीधा शिफ्ट करके रजिस्ट्रार को दे दिया गया। मतलब बहुत सारा इसमें यही है कि जो जमीन को जो लेन देन से संबंधित है उसको बहुत आसान किया गया है और ऑनलाइन की ओर जा रहा है हम लोग, ठीक है। इतना हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या है, समय समय पर राजस्व हर डिपार्टमेंट का समय समय पर नया नया व्यवस्था लागू करता है। तो ठीक इसी तरह क्या है, ब्रिटिश शासन काल में उस समय के अधिकारियों के द्वारा राजस्व के क्षेत्र में नवीन नवीन बंदोबस्त या व्यवस्था लागू की गई। तो उस हिसाब से रायपुर और बिलासपुर में कब कब लागू किया गया? तो सबसे पहले 1868, तो 1868 में नवीन बंदोबस्त कौन लागू किया था? मिस्टर चिस्म। और 68 के बाद 1880 कौन? आईसी बेरी। तो बिलासपुर में दो व्यवस्था पूछा नहीं है, पूछा यही गया एक बार पूछा है मिस्टर चिस्म का। तो बिलासपुर में दो व्यवस्था लागू कौन किया? पहला 1868 मिस्टर चिस्म और दूसरा 1880 आईसी बेरी। उसके बाद रायपुर में, तो रायपुर में सबसे पहले 1862, ये याद हो जाएगा, 1862 याद हो जाना चाहिए। और चौथा 1929, 1929 क्यों फेमस है बता दो कोई? हाँ, 100 साल में एक बार बीमारी आता है बोलते हैं ना, जिससे 100 साल में एक ऐसा घटना घटता है जिससे पूरा दुनिया प्रभावित होता है, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना जी। तो 1929 वाला क्या है? वैश्विक मंदी वाला है। और इसके 100 साल बाद 1929 वाला जो भी यही है ना, ये क्या वाला है? कोविड वाला। अरे कोरोना नहीं आया था जी, पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। तो ऐसे 100 साल में ऐसा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटता है जिससे पूरा दुनिया प्रभावित होता है। तो ये 1929 क्या है? वैश्विक मंदी वाला है, ठीक। और ये 1862 क्या हो गया आपका? चार्ल्स इलियट का अंतिम शासनकाल। तो पहला और चौथा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 89 और तीसरा 97। पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दिया तब की बात है, क्योंकि अभी क्या पैटर्न चल रहा है, क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं बोल सकते। तो रायपुर में 4 नवीन बंदोबस्त 1862 और ये चौथा 1829, ठीक। उसके बाद 1889 और 1897। तो सेकेंड वाला कौन? फुलर द्वारा किया गया था। ठीक है।
एक लास्ट थोड़ा सा बच गया है, मैं बता देता हूँ। का बंदोबस्त, 1869 का बंदोबस्त, 1869 का बंदोबस्त। ठीक, इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, 1869 के बंदोबस्त में जो ब्रिटिश शासनकाल में रायपुर जिले के, पर्टिकुलर रायपुर जिले के, तो 1869 के बंदोबस्त में रायपुर जिले के जो गौटिया थे, रायपुर जिले के गौटिया, उसको क्या नाम दिया गया? मालगुजार। ठीक, और मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान किया गया। मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान किया। सब ये सब मुगल कालीन वाला ये सब पूरा अरबी फारसी वर्ड है। ठीक है, अभी भी जो चल ही रहा है, इसलिए हम लोग जाते हैं राजस्व विभाग में, तो हम लोग को जो समझ नहीं आता है, कोई राजस्व विभाग से संबंधित कोई काम हम कराए होंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट में जाओगे तो सब समझ आ जाता है, लेकिन राजस्व विभाग में जाओगे तो खसरा, क्या क्या खतौनी, ऐसा ऐसा क्या क्या बोलते हैं वर्ड, ऐसे ही होता है ना जी, तो समझ नहीं आता है। समझ नहीं आता है, यही है, वो सब अरबी फारसी वाला पूरा वर्ड है, उसका मीनिंग हम लोग को नहीं पता, हम लोग पढ़ते ही कहाँ है। तो मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान किया गया। तो मालिक मकबूजा क्या होता है? मान के चलो, एक उदाहरण से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि आवंटित किया गया, जो भी नियम शर्तों के तहत। अब उसके बाद वो जो भी व्यक्ति है वो उस नियम शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके बाद क्या है? अब देखो, उसको जमीन मिला, अब उसके नाम में हो गया, अधिकार उस व्यक्ति को हो गया। अब वो जो भी नियम संधि के तहत दिया गया है उसका वो उल्लंघन करेगा, तो उसके बाद क्या है? सरकार उस जमीन पे अपना कब्जा कर लेगा, और इस तरीके से वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मालिक मकबूजा। ठीक है, तो मालिक मकबूजा मतलब मालगुजारों को ये अधिकार दिया गया, मतलब संपत्ति कब्जा करने का। ठीक है, या फिर अगर सिंपल सामान्य शब्द में बोलूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी के टाइम में, उस समय बता रहा हूँ, मालगुजार को क्या है? लोगों के लिए जो भी खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दिए, चलो भैया तुम 12 साल के लिए करना, बराबर टैक्स देना, ठीक है, और तुम ही मालिक के जैसे रहोगे। अब उसके बाद क्या हुआ? टैक्स दे रहा है तो ठीक है, अब नहीं दिया तो क्या करेगा? वापस कब्जा कर लेगा, और फिर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मालिक मकबूजा। समझ आ गया? मालिक मकबूजा। तो 1869 का नवीन बंदोबस्त में ये याद रखना है, तो रायपुर जिले के जो गौटिया है वो मालगुजार कहलाने लगे, और मालगुजारों को मालिक मकबूजा का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट है, ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए। ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए। ठीक, आप लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़े हो, महलवाड़ी व्यवस्था पढ़े हो, पढ़े कि नहीं पढ़े हो? रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? भू राजस्व की व्यवस्था थी ना जी, अंग्रेज लोग लागू किए थे। सुने हो कि नहीं सुने हो? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, पता है कि नहीं पता है? रैयतवाड़ी में क्या होता था? चलो ठीक, सुने उतना बहुत है, बाकी लोग तो लग रहा है एक्सप्रेशन देके सुने भी नहीं।
किसी को पता है रैयतवाड़ी? कोई बता सकता है? अरे देखो, बताओगे तो फायदे में रहोगे, गलत बोलोगे तो भी फायदे में रहोगे, लेकिन चुप रहोगे तो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं। मन ही में रखे रहो, मन ही में रख के चले जाना, ठीक है। तो महलवाड़ी रैयत में क्या होता था, जो किसान रहते थे उससे डायरेक्ट टैक्स लेते थे, और महलवाड़ी मतलब पूरा गांव, तो गांव वाले से पूरा गांव का अंग्रेज लोग क्या है भू राजस्व का डिसाइड कर देते थे, उसके बाद पूरे गांव वाले मिल के देते थे। शॉर्ट शब्द में यही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, ये भू राजस्व का व्यवस्था था। इसमें क्या है, सरकार डायरेक्ट किसान से टैक्स लेता था, भू राजस्व लेता था। और महलवाड़ी में पूरे एक गांव को, उस समय गांव को महल कह देते थे, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव का भू राजस्व निर्धारित कर लिया जाता था, पूरे गांव का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था, ठीक। और काश्तकार क्या होता है, काश्तकार खेती बाड़ी करने वाला, खेती कार्य करने वाला। अब समझ आ गया, ग्राम रैयत अब माल गुजार के काश्तकार बन गए। तो काश्तकार मतलब वही जो खेती बाड़ी करता है। तो 1869 के भू राजस्व में यही याद रखना है कि क्या रायपुर जिले के जो गौटिया थे उसको क्या कहा जाने लग गया, माल गुजार कहा जाने लग गया, और माल गुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान किया गया, और ग्राम रैयत अब क्या है, माल गुजार के काश्तकार बन गए। इतना ही है आपका, ठीक है। मेरे को लगता है मोटा मोटा पूरा आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ब्रिटिश अधीक्षक, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। अब कल आओगे तो मैं आप लोग को जो थोड़ा बहुत 6 से 8 क्रांति है, 1857 की क्रांति, फिर और बहुत सारा होता है, सोना खान का जमींदार का विद्रोह, और पढ़ोगे सैन्य विद्रोह, हनुमान सिंह का, ऐसा 7-8 है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा पूरा 1857 से लेकर जो भी है ये कंप्लीट करा दूंगा मैं। उसके बाद फिर आधुनिक छत्तीसगढ़ आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पढ़ोगे, ठीक है। चल बोलो ना। हाँ, लाखा बाटा, लाखा बाटा वही तो है जी जो अभी हमारे तरफ चलता नहीं है, लाखा बाटा वाला। लाखा बाटा व्यवस्था में देखो यही होता है। अभी एक सिंपल बता रहा हूँ, हमारे तरफ जैसे बंटवारा होता है पहले, अब तो अलग हो गया बंटवारा। पहले जैसे अभी भी गांव में होता है, बंटवारा होता है तो क्या होता है, 3 भाई हैं, पूरा प्रॉपर्टी उसको 3 हिस्सा में बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद लाखा कैसे पड़ता है पता है ना, कोई भी एक छोटा बच्चा को बुलाएंगे, पता है कि नहीं पता, ये बताओ। हाँ हाँ, अरे पता होगा तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक। मान के चलो 4 भाई है, A B C D, ठीक है। 4 भाई है, अब 4 भाई के बीच में बंटवारा होना है, तो बंटवारा होना है तो क्या होगा, जितना प्रॉपर्टी है उसको 4 भाग में बांट देंगे। 100 एकड़ है मान के चलो, तो उसको 25-25 एकड़ में बांट देंगे। अब कौन सा 25 एकड़ किसको मिलेगा, किसी का रोड किनारे होगा, तो किसी का बीच गांव के खेत जो खाल बोलते हैं वहाँ होगा। तो लड़ाई झगड़ा होते हैं ना, नहीं रोड वाला मैं रखूंगा, नहीं मैं बीच खाल में नहीं जाऊंगा, नहीं मेरे को घर से लगा हुआ खेत चाहिए, ऐसे होता है। तो उस दौरान क्या है, अब कोई सब अपने अपने जिद में है, कोई बात ही नहीं मान रहा है, तो उस दौरान क्या करते हैं, इस टाइप का व्यवस्था बनाते हैं, लाखा पड़ा है ऐसे करके बोलते हैं। तो उस दौरान में क्या है, पूरे सब लोग जो गांव के जो मुखिया जो बुलाते हैं और सब जो 4 भाई रहेंगे, उन लोग सर्वसम्मति से क्या होता है, जो 100 एकड़ जमीन रहेगा उसको 4 भाग में बांट देंगे। अब वो 100 एकड़ में किसी में कुछ का रोड किनारे वाला होगा, कुछ बीच का, इस टाइप से जैसे भी उन लोग बांटेंगे 100 एकड़। उसके बाद ये हो गया इतना, A B C D ऐसा हो गया, ठीक है ना, 4 भाई। अब वो कोई भी एक व्यक्ति को बुला देंगे, कोई भी छोटे बच्चे किसी भी बुला देते हैं,
उसको 4 पर्ची देते हैं, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कौन सा क्षेत्र किसको किसको मिलेगा, ठीक है। अब वो बच्चा आएगा, किसको किसी भी में डाले, अगर मान के चलो पहला वाला पर्ची अगर बी को मिल गया, अगर उसको उसमें पूरा रोड किनारे जमीन मिलेगा तो ये बी पर्सन को मिलेगा, बी वाले भाई को मिलेगा। तो इसमें कोई दावा आपत्ति नहीं करेगा बाद में भी, क्योंकि सब सुनता सलाह हो के किए। वैसे ही अगर किसी को मान के चलो फिर गुड़िया आई, फिर क्या दूसरा पर्ची डी वाले के डाल दिए, रख दिए, उसको 4 में रखना है, बोलेंगे 4 पर्ची है तो चारों में रखो एक एक ठो, तो रैंडमली किसी भी को रख देगी, तो डी में रखेगी। तो डी में मान के चलो खेत घर से लगा हुआ पूरा खेती बाड़ी जगह होगा, तो वो डी वाले को मिलेगा। तो इस दौरान डी वाला ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे को रोड किनारे वाला जमीन चाहिए, इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, ऐसे नहीं। यही क्या है, लाखा व्यवस्था, लाखा पढ़ा है बोलते हैं, ठीक है। अब लाखा बाटा में कुछ नहीं था, क्या है, भूमि का उपयोग करने के लिए मौका दिया जाता था किसानों को, साल दर साल, एक साल तू करेगा, फिर अगले साल कोई दूसरा, फिर अगले साल कोई तीसरा, तो इस तरीके से क्या है, सबको अवसर मिलता था। यही है लाका बाठा व्यवस्था, ठीक है जी। भूमि के उपयोग से संबंधित है वो, तो सबको समान तरीके से क्या है खेती बाड़ी करने का अवसर मिले, तो ऐसे चलता था।